आज हम जानेंगे भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड के बारे में, जिसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना, उसके शुरुआती शासकों की कहानी छुपी है। बाबर से लेकर अकबर तक का यह सफर केवल युद्धों और सत्ता के लिए संघर्ष की गाथा नहीं, बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों की भी कहानी है। इस वीडियो में हम बाबर के भारत आगमन से लेकर अकबर के साम्राज्य 1530 में बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें भी उसे सफलता मिली। इस युद्ध के बाद बाबर की सत्ता और अधिक सुदृढ़ हो गई। उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र अब बाबर के अधीन थे। बाबर की लगातार जीतों ने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और उसके उत्तराधिकारियों के लिए एक स्थिर आधार तैयार किया। इसी वर्ष बाबर की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र हुमायूं ने 20 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु एक अज्ञात बीमारी के कारण हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। बाबर की उपलब्धियां उसके उत्तराधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। बाबर ने न केवल एक साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि प्रशासनिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत को नई दिशा दी। 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु राजपूतों से युद्ध के दौरान एक तोप के गोले के फटने से हो गई। उसके बाद उसका पुत्र सलीम शाह अथवा इस्लाम शाह उत्तराधिकारी बना, लेकिन 1553 में उसकी भी मृत्यु हो गई। सूर वंश के पतन के साथ ही मुगल वंश के पुनः उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1555 में हुमायूं ने सलीम शाह के पुत्र सिकंदर शाह को सरहिंद के युद्ध में पराजित कर पुनः मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने संभाला। यह विजय मुगल साम्राज्य के लिए एक नई शुरुआत थी। जनवरी 1556 को दिल्ली स्थित दीनतनाह भवन की सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अजान की आवाज सुनकर वह झुककर प्रार्थना करने लगे, तभी उनका पैर कपड़ों में फंस गया और वे गिर पड़े। कुछ पुस्तकों में यह तिथि 22 जनवरी 1556 भी बताई गई है। हुमायूं अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कहा जाता है कि वे अजान की आवाज सुनते ही वहीं झुककर प्रार्थना करने लगते थे। उनकी मृत्यु भी प्रार्थना करते समय ही हुई थी। दीनतना, जिसे आज पुराना किला कहा जाता है, का निर्माण शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा हुमायूं ने करवाया। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करते थे। वे सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते थे। वे मुगल शासकों में एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। अबुल फजल ने उन्हें इंसाने कामिल कहा, जिसका अर्थ है संपूर्ण या निपुण व्यक्ति। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसमें हुमायूं को विनम्र स्वभाव का बताया गया है। वे भावुक प्रकृति के थे, लेकिन उनमें व्यावहारिकता की कमी थी। विलासप्रियता, नशे की लत, क्षमाशीलता और आलसी स्वभाव के कारण उन्होंने शेरशाह सूरी को पुनः संगठित होने का अवसर दे दिया। हुमायूं अदूरदर्शी शासक थे और प्रशासनिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। हालांकि उनकी वीरता और महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण वे भारत में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना करने में सफल रहे। प्रसिद्ध इतिहासकार लेम्पुल के अनुसार हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली होता है, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध स्थित अमरकोट, अब पाकिस्तान के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। उस समय हुमायूं शरणार्थी जीवन व्यतीत कर रहे थे और अकबर की माता को राणा वीरसाल ने शरण दी थी। अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक बना। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मरीम मकानी भी अकबर की माता थी। अकबर की मुख्य पत्नी रुकैया सुल्तान बेगम थी, जिनसे उन्होंने नवंबर 1551 में काबुल में विवाह किया। उनकी अन्य पत्नियां हीरा कुंवारी, हरकाबाई, जोधा बाई और सलीमा सुल्तान बेगम थी। अकबर के 5 पुत्र थे: हसन, हुसैन, सलीम, मुराद और दानियाल। हसन और हुसैन की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। सलीम, मुराद और दानियाल में से दानियाल की मृत्यु अत्यधिक मदिरापान के कारण हुई। सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर का बचपन संघर्षपूर्ण रहा। जब वे पैदा हुए, हुमायूं शेरशाह सूरी से संघर्ष कर रहे थे और फारस में शरण लिए हुए थे। अकबर का पालन पोषण हुमायूं के भाई अस्करी के संरक्षण में हुआ। उनकी धाई माता का नाम महम अंगा था। 1545 में अस्करी ने अकबर को काबुल में अपने दूसरे भाई कामरान के पास भेज दिया, जहां बाबर की बहन खानजादा बेगम ने। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अकबर को जन्म के बाद मध्य प्रदेश के रीवा के मुकुंदपुर गांव में छोड़ दिया गया था। वहां उनकी मित्रता राजकुमार राम सिंह प्रथम से हुई, जो आगे चलकर रीवा के राजा बने। ये मित्रता अकबर के जीवन में महत्वपूर्ण रही। अकबर की शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण पर उनके चाचा अस्करी और विशेषकर कामरान ने विशेष ध्यान नहीं दिया। स्वयं अकबर का भी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं था। हुमायूं ने मुल्ला असमुद्दीन इब्राहिम, मौलाना बामजीद और मौलाना अब्दुल कादरी को उनके शिक्षक नियुक्त किया था, लेकिन अकबर ने शिक्षा ग्रहण नहीं की।
अकबर के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1551 में हुई, जब हुमायूं ने उन्हें गजनी का सूबेदार नियुक्त किया। उस समय अकबर की आयु लगभग 9 वर्ष थी। 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास के कारण अंधविश्वासी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने सपने में पुत्र होने का संकेत पाकर अकबर का नाम रखा। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु में अकबर को विशाल मुगल साम्राज्य का संचालन सौंपा गया। उस समय अकबर कलानूर आधुनिक पंजाब के गुरदासपुर जिले में थे। इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं की मृत्यु की सूचना 17 दिनों तक गुप्त रखी गई थी ताकि सत्ता परिवर्तन के समय कोई षड्यंत्र न हो सके। अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां को वकील सल्तनत का पद प्रदान किया गया। बैरम खां ने अकबर के शासन की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर के शासन के शुरुआती वर्षों में बैरम खां ने प्रशासन और सैन्य मामलों का संचालन किया। यद्यपि अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था, लेकिन उसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार केवल महत्वाकांक्षा या निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि भारत को राजनीतिक एकता देने के उद्देश्य से किया। अकबर का मूल उद्देश्य भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करना था। उसने भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक संगठित राष्ट्र का स्वरूप दिया। अकबर की नीतियां और प्रशासनिक सुधार आज भी भारतीय इतिहास में मिसाल मानी जाती हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार किए। उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए। अकबर ने अपने दरबार में विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को स्थान दिया, जिससे मुगल दरबार सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। उसने मनसबदारी प्रथा लागू की, जिसमें अधिकारियों को रैंक और वेतन के आधार पर नियुक्त किया जाता था। अकबर ने भूमि राजस्व व्यवस्था में भी सुधार किए, जिससे किसानों की स्थिति बेहतर हुई। अकबर ने अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया। उसने सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाना और नौसेना का गठन किया। अकबर की सेना अनुशासित और संगठित थी, जिससे उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। अकबर ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उसने राजपूतों, अफगानों और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर की युद्धनीति और कूटनीति उसकी सफलता के मुख्य कारण थे। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इससे मुगल साम्राज्य और अधिक मजबूत हुआ और सामाजिक समरसता बढ़ी। अकबर का दरबार विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों से भरा रहता था। उसके नवरत्नों में बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल आदि प्रमुख थे। अकबर ने कला, संगीत और साहित्य को प्रोत्साहित किया। अकबर ने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और इलाहाबाद किला प्रमुख हैं। इन इमारतों में भारतीय और फारसी स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई। उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की और भारतीय इतिहास में अमर हो गए। अकबर के बाद उनके पुत्र सलीम ने जहांगीर के नाम से शासन संभाला। अकबर की विरासत आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में देखी जा सकती है। उनकी नीतियां, प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता भारतीय इतिहास में मील का पत्थर हैं। अकबर ने भारत को एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र का स्वरूप दिया। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक हुआ। उसने विभिन्न क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया और प्रशासनिक एकता स्थापित की। अकबर की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मुगल साम्राज्य को महान बनाया। अकबर अपनी न्यायप्रियता, दयालुता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए और समाज में समरसता स्थापित की। अकबर की लोकप्रियता आज भी भारतीय जनमानस में बनी हुई है। अकबर ने शिक्षा को बढ़ावा दिया और कई विद्यालयों तथा पुस्तकालयों की स्थापना की। उसने विद्वानों को संरक्षण दिया और ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित किया। अकबर के शासनकाल में शिक्षा और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ। अकबर ने न्याय व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया। उसने न्यायालयों की स्थापना की और सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित किया। अकबर के न्यायतंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता थी, जिससे जनता का विश्वास शासन में बढ़ा। अकबर ने आर्थिक सुधार भी किए।
उसने भूमि राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया और किसानों को राहत दी। अकबर के शासनकाल में व्यापार और कृषि का विकास हुआ, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। अकबर ने सेना के संगठन और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया। उसने मनसबदारी प्रथा के माध्यम से सेना को मजबूत किया और युद्धों में विजय प्राप्त की। अकबर की सैन्य नीति ने मुगल साम्राज्य को अजेय बना दिया। अकबर ने कला, संगीत, साहित्य और स्थापत्य में अद्वितीय योगदान दिया। उसके दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतकार और अबुल फजल जैसे विद्वान थे। अकबर के काल में भारतीय संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। उसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया। अकबर की यह नीति आज भी भारतीय समाज के लिए प्रेरणा है। अकबर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे साहसी, दूरदर्शी, न्यायप्रिय और सहिष्णु शासक थे। उनकी नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक योग्यता और सांस्कृतिक दृष्टि ने उन्हें महान शासकों की श्रेणी में खड़ा किया। बाबर से अकबर तक का काल भारतीय इतिहास में परिवर्तन और नवाचार का युग था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हुमायूं ने संघर्षों के बावजूद उसे बचाए रखा और अकबर ने उसे महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन शासकों की उपलब्धियां, कमजोरियां और नीतियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। ये कालखंड भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज के विकास में मील का पत्थर है।